अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9th यानी 9वें पार्ट के साथ आपके सामने हूं। 9वें पार्ट का नाम है इंटरजेक्शन। INTERJECTION, इंटरजेक्शन। डेफिनिशन है, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, words or phrase thrown in among other words to express sudden feelings of joy, sorrow or astonishment. As कुछ मिसालें आपके सामने। Bravo, bravo, said the principal. You have all passed. Alas, I am late. Oh, what a lovely sight. Oh dear, I have lost my key. Oh, look out. Ouch, that hurts. Such words as bravo, alas, oh dear, look out, and ouch, which express some sudden feeling of the heart, are called interjections. बड़ा आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। इंटरजेक्शन वो वर्ड या वर्ड्स और फ्रेज होते हैं जो कि किसी जॉय को, सौरो को, जॉय का मतलब होता है खुशी, सौरो कहते हैं दुख या गम को, और एस्टोनिशमेंट कहते हैं सरप्राइज को। वो वर्ड्स जो जॉय, सौरो और एस्टोनिशमेंट को एक्सप्रेस करें या जाहिर करें, किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए ऐसे वर्ड्स को इंटरजेक्शंस कहते हैं। व्यूअर्स, आमतौर पे जो रूटीन की, वो कह लें कि जो जनरल लैंग्वेज है ना, जेन्युइन यानी कि वो जो वर्क प्लेस या वर्किंग लैंग्वेज है ना, उसमें ये इंटरजेक्शंस का इतना इस्तेमाल नहीं होता। मगर जब आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग में ये आते हैं, और वहां पे अगर आपको रीडिंग के किसी पैसेज की आपसे एक्सप्लेनेशन मांग ली जाती है तो उसमें फिर आपको ये बताना पड़ता है। उसमें फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे बीच में आ जाते हैं। तो आपको जैसे जैसे ये इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में फिर आपको वहां पे ये बताना पड़ता है। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपको देखने बता दी है कि जैसे ब्रावो ब्रावो उसने कहा है तो ये इंटरजेक्शन है। अलास का वर्ड इंटरजेक्शन है। ओह का वर्ड है इंटरजेक्शन। ओ डियर जो है वो भी इंटरजेक्शन है। और लुक आउट, आउच, ये सब इंटरजेक्शंस हैं। और एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि ये इंटरजेक्शंस ज्यादातर सरप्राइज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये अपने आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लेती हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना बताया। तो इनके आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। तो व्यूअर्स, ये हो गए हमारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच।
व्यूअर्स, थोड़ा सा मैं अब आपसे इस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ, आपका वो जो है आपका व्यूइंग रिस्पॉन्स देखते हुए। पहली बात तो ये है कि जिस काम को ना करना हो ना, उसके 1000 बहाने होते हैं, और जिसको करना हो ना, वो कोई मुश्किल नहीं होता। वो इंग्लिश में कहते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अपने इस एकेडमिक सिस्टम का हाल देखते हुए मुझे तो सिर्फ इंग्लिश का मालूम है, मुझे ये क्लियर कट नजर आता है कि शायद हमारे बच्चों में ये, उनके ब्रेन्स में ये बात डाल दी गई है कि या तो इस लैंग्वेज की कोई अहमियत नहीं है, और या इसको सीखना बस से बाहर है, जबकि दोनों में से कोई ऐसी बात भी नहीं है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मेरे 2 पैशंस हैं। पैशन कहते हैं स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग को। पहला है म्यूजिक और दूसरा है इंग्लिश। अब आप एक चीज देखिए कि जो मेरा म्यूजिक का पैशन है ना, जो म्यूजिक के लिए मेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, उसमें मेरे दूसरे पैशन का हाथ ही नहीं है। वो ऐसे कि मैं इंडियन म्यूजिक लाइक करता हूं। 95% मैं इंडियन म्यूजिक लाइक करता हूं और उसी को सुनता हूं। 3-4% कोई मुझे इंग्लिश सॉन्ग पसंद आ जाए तो मैं वो सुन लेता हूं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके लिरिक्स, उनकी एक्सेंट, हर चीज समझ आती है, इसलिए कि मेरा डिफरेंट एक्सेंट्स बहुत सी मूवीज के जरिए सुनने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। कोई 2,500-3 हजार मैंने इंग्लिश मूवीज देखी होंगी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो एक्सेंट को कैच करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, और ना ही एक्सेंट ग्रामर में आती है। प्रोनाउंसिएशन ग्रामर में आती है, एक्सेंट ग्रामर में नहीं आती। आपको एक्सेंट की जब डेफिनेशन बताऊंगा ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सेंट है क्या, और इसकी ग्रामर में कोई इतनी, वो कह लें कि कोई है ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है इसकी। मगर जब कोई बोल रहा होता है तो चूंकि लिसनिंग एक स्किल है, तो उस स्किल को फिर कह लें, उस स्किल में कामयाब होने के लिए आपको फिर एक्सेंट को समझना पड़ता है। अब कहने का आपको मकसद ये है कि आप ये देखें कि पोएट्री के तौर पे, शायरी के तौर पे मुझे एक और जुबान बहुत पसंद है। यानी एक तरफ एक जुबान मेरा पैशन है और दूसरी तरफ दूसरी जुबान मेरा पैशन है। 2 डिफरेंट पैशंस हैं, बिल्कुल ऑपोजिट, मगर मैं मैनेज करता हूं। मैं ढूंढ के अपने टेस्ट और पसंद के हिसाब से इंडियन म्यूजिक सुनता हूं, और मेरी उस पर बहुत कमांड है। उसके नॉलेज के बारे में, इंडियन म्यूजिक के नॉलेज में के बारे में मेरी बहुत कमांड है। दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को एब्सोल्यूट डिटेल में पढ़ा है, और इसकी एक एक प्रोडक्ट से मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ हूं। बावजूद इसके कि ये फॉरेन लैंग्वेज है मेरे लिए, ये मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ये सेकंड लैंग्वेज है। वजह क्या है कामयाबी की? कि मैंने इसको सीरियसली लिया है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट समझा है,
मैंने कभी इसके ऊपर डंग टपाने का नहीं सोचा, मैंने कभी इसमें 33 नंबर लेने का नहीं सोचा। समझते हैं ना 33 नंबर, मैंने कभी 33 नंबर लेने का नहीं सोचा। तो ऐसा कोई ये वो कह लें कि ये काम नहीं है जो कि इंडिस्पेंसिबल हो, जो किया ना जा सके, तो आप भी कर सकते हैं इसको। जरूरत इस बात की है कि जिस जिसको इस लैंग्वेज की जरूरत है वो इसको सीरियसली ले और इसकी अहमियत को समझे। आपके लिए मैं यहां पे ऑनलाइन इसको अपनी तरफ से इसमें जितनी वो कह लें इसको सीधे और आसान तरीन तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकता हूं, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बावजूद कोई पॉइंट ना समझ आए, कोई नुक्ता ना समझ आए, तो आप मुझसे सवाल करके पूछ लें, नो प्रॉब्लम। इतनी मेहनत के साथ इसको आसान बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करने के बाद भी आप इसको ना कर सकें, तो फिर मैं यही कहूंगा कि दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तू डरती है या कदर नहीं मेरे प्यार की। थैंक यू।